नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। ये अधिगम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों का छठवां भाग है साथियों। इससे पहले हम 5 भागों में बात कर चुके हैं विभिन्न क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि रीट की जो संभावित तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है 5 जनवरी जो है 5 जनवरी 2023। तो उसके मद्देनज़र जो है आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो भी आपके कवर करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चंस है वो एक स्तरीय होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कचरा उठा कर आपको बता दिया। मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं, क्योंकि चांसेस जो होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ क्वेश्चंस जो हैं वो वापस रिपीट होंगे। तो उसको देखते हुए उस हिसाब से जो है आपके क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको उठा दिया। एक पेपर का जो स्तर होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जिसमें कुछ एक क्वेश्चन हार्ड लिए जाते हैं, कुछ मीडियम लिए जाते हैं और कुछ एक जो है सिंपल लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आपको कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ शांति से इनको सुनते जाइए, देखते जाइए और अपनी तैयारी को परखते जाइएगा। खैर, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। गैरेट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? ऑप्शन है साथियों जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ पर चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है साथियों कि गैरेट ने जो है अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, गैरेट के अनुसार जैविक प्रकार के भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार के भी होते हैं और सामाजिक प्रकार के भी होते हैं। टोटल इसने यही तीनों प्रकार बताए थे। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है नंबर के हिसाब से, वे कितने बताए, 2 बताए, 3 बताए, 5 बताए, उस हिसाब से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखिएगा साथियों, साथ में जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी कि जो थॉमसन थे उसने 2 बताए थे। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। और इसी प्रकार से जो मेस्लो था उसने भी 2 बताए थे। अब इसने क्या नाम दे दिया इनको नाम दे दिया जन्मजात और अर्जित। चीज़ वही है, फ़र्क कुछ ही नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया। इसने प्राकृतिक कह दिया थॉमसन ने, और मेस्लो ने उसी प्राकृतिक को क्या नाम दे दिया? जन्मजात। थॉमसन ने जिसको कृत्रिम कहा था उसी को मेस्लो ने क्या कह दिया था? अर्जित कह दिया था। इस हिसाब से ये जो है 2, और इस हिसाब से इसने भी नाम दिया था जैविक और सामाजिक, और एक मनोवैज्ञानिक जो है यहाँ पर इसने नया डाला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नार्सिसिज्म क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, री 2018 और आरपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल यही है। आरपीएससी जो है लेक्चरर हो या फिर सेकंड ग्रेड, उसमें ये सवाल पक्का पूछा जाता है। नार्सिसिज्म क्या है? ऑप्शन है बालक का दूसरों पर मोहित होना, बालक का अपने ही रूप पर मोहित हो जाना, बालक का दूसरों से ईर्ष्या करना और एक प्रकार का बाल अधिगम विकार। तो साथियों, नार्सिसिज्म का मतलब होता है बालक का अपने ही रूप पर मोहित हो जाना। तो मोस्टली ये किशोरावस्था में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है बालक आईने में देखता रहता है और आईने में देख कर और खुद को समझता है कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। इस प्रकार से खुद के ही रूप पर एक तरह से मोहित होता है। नार्सिसिज्म का दूसरा वर्ड आ सकता है स्वप्रेम, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्वप्रेम और नार्सिसिज्म एक ही चीज़ होती है। जब खुद से ही खुद के ही रूप पर मोहित हो जाता है तो वो नार्सिसिज्म या स्वप्रेम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालक के शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? बालक जो होता है शरीर अंगों का संचालन किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन है साथियों गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक और उत्तरोत्तर। तो देखिएगा, जब बात कर रहे हैं अंगों के संचालन की तो वहाँ पर गति होगी, और गति होगी तो किस प्रकार का अधिगम हो जाएगा? गत्यात्मक अधिगम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, डायनेमिक या गत्यात्मक अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन है विलियम जेम्स, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्राइड और एटकिंसन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सपनों के व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक सिगमंड फ्राइड हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है गेस्टाल्ट का अर्थ है। देखिए, गेस्टाल्टवादियों से तो आप सभी परिचित हैं ही, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। ऑप्शन है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या फिर समग्र के रूप में। तो साथियों, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समग्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है,
ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, गिलफोर्ड और स्किनर। तो साथियों सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन कहा गया था वुडवर्थ के द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रकार की प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? ऑप्शन है पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और क्षतिपूर्ति। तो देखिए साथियों, कंडीशन दी गई है आपको, एक बालक है और बालक कैसा है? विकलांग है, फिर दिव्यांग है, और वो क्या करता है? उस दिव्यांगता को छुपाने के लिए क्या करता है भैया? वो करता है कि अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। तो ये किस प्रकार का है? तो यहाँ पर हो जाएगी ये क्षतिपूर्ति कर रहा है, ठीक है। जो शारीरिक क्षति है उसकी पूर्ति कैसे कर रहा है? ये कक्षा में प्रथम आकर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिंतन मानचित्र निरूपण या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इस बार रीट 2022 में भी पूछा गया था ये सवाल। कॉन्सेप्ट मैपिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है जोसेफ डी नोवाक, आर्मस्ट्रॉन्ग, मेस्लो और प्रोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 1, जोसेफ डी नोवाक हैं, उनके द्वारा ही कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर चिंतन मानचित्र निरूपण जो है दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावलो के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, रीट 2018 में पूछा गया है। पावलो के अनुबंधन में प्रयोग भोजन से पूर्व ध्वनि या जो घंटी की ध्वनि आती है, घंटी बजाना, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया और अनानुबंधित अनुक्रिया। तो देखिए, जो घंटी होती है वो एक तरह से उद्दीपक का काम करती है, ठीक है। वैसे तो उद्दीपक का काम भोजन भी करता है, लेकिन हमने देखा था कि एक समय ऐसा था जब घंटी बजाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है? लार निकलने लग जाती है। तो घंटी जो है वो तो एक तरह से कह सकते हो अनुबंधन हुआ है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। और जब हम भोजन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक या सामान्य उद्दीपक की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और साहचर्य अधिगम। तो साथियों, जब तर्क, कल्पना और ज्ञान के आधार पर आप किसी प्रकार का अधिगम अर्जित करते हैं तो वो अधिगम कहलाता है प्रत्यात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय है, यानी ये जो कथन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर और हल। तो साथियों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, ये कथन कहा गया था स्किनर के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्किनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एज ए सपोर्ट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि रोज़ आप इस प्रकार के मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ जो हैं प्राप्त कर सकें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ऑप्शन है संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद और तर्कशास्त्र। तो देखिए साथियों, नए ज्ञान और मौलिक ज्ञान को प्रकट करने का जो सिद्धांत समर्थन करता है वो आता है आपके निर्मितवाद, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, निर्मितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। असंगत को चुनिए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही तरीके से मैच्ड नहीं है। ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन, मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्राइड, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे और क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कूट लेविन। तो देखिए साथियों, आपको पता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, पहला ऑप्शन सही है। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। नैतिक विकास सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। और क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कूट लेविन माने जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वैसे, असंगत में यहाँ पर हो जाएगा नन, यानी इनमें से कोई नहीं है जो असंगत है, ये सारे के सारे अच्छे तरह से मैच्ड है। तो ध्यान रखिएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन, मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड,
नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे और क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अनुबंधन जो है उसके गोचर की शुरुआत, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो अनुबंधन के पिता किसे कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन है, उनका राइट आंसर एक ही होने वाला है। ऑप्शन देखिएगा। अनुबंध के गोचर की शुरुआत की थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलो ने या वुडवर्थ ने। तो साथियों आपको पता है अनुबंधन के पिता किसे माना जाता है? पावलो को माना जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पावलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत किससे संबंधित है? ये री 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, WC बागले, वुडवर्थ और स्पीयरमैन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC बागले ने बताया था आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। बालक में किस अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है? ऑप्शन है शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था। तो चिंतन का पूर्ण विकास जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पूर्ण किशोरावस्था में चिंतन का पूर्ण विकास माना जाता है। तो पूर्व किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेग, अधिगम और संप्रत्यय। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। यानी जब आप किसी भी चीज़ को टच करके या उसको केवल देख के किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो किस प्रकार के अधिगम में या सीखने में आएगा? ऑप्शन है करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना या फिर प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। आप उसको देख भी रहे हो, उसको छू भी रहे हो, यानी कि आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष देख रहे हो या उससे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा वीडियो का। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। ऑप्शन है शक्ति का संचालन, क्रिया की केंद्रितता, उत्सुकता एवं निरंतरता और आवश्यकता की पूर्ति। तो आपको बताना है साथियों कि अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता कौन सी इनमें से? ऑप्शन है शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रितता, उत्सुकता एवं निरंतरता और आवश्यकता की पूर्ति। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी पीछे पूछा गया था आपसे कि जो घंटी थी वो क्या था, किस प्रकार का जो है अनुबंध था। तो उसमें तो हमने बता दिया भैया किस प्रकार का था, अनुबंधित उद्दीपक था। यहाँ ये बताना है आपको कि भोजन एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। तो देखिए साथियों भोजन जो होता है वो अनुबंधित नहीं होता है। भोजन कोई भी देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी, तो एक तरह से ये प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि भोजन क्या होता है, उद्दीपक होता है। ठीक है, तो उद्दीपक, अब उद्दीपक के दो ही ऑप्शन बचते हैं, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे अपने आप ही। दो ही बचते हैं, या तो अनुबंधित होगा या अनानुबंधित होगा। अनुबंधित में हमने देखा था पहले ही आ गया था घंटी, तो एक ही ऑप्शन बचता है अनानुबंधित। अनानुबंधित का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्राकृतिक। तो दोनों ही चीज़ें सही होंगी। अगर प्राकृतिक उद्दीपक लिखा आता है तो भी सही होगा, या फिर अनानुबंधित लिखा होता है तो भी सही होगा, या फिर स्वाभाविक लिखा होता है तो भी ये सही होगा। बस वर्डिंग चेंज होती रहती है, आंसर वही है, मीन वही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन क्या होता है? एक अनानुबंधित उद्दीपक होता है। तो साथियों ये थे अधिगम से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो भी टीचर्स एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।